हमारे अतिथि और इस इलाके के बहुत ही लोकप्रिय विधायक ठाकुर राम प्रताप सिंह चौहान जी, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री रविंद्र जी, इस विद्यालय को इस ऊंचाई तक लाने वाली प्रधानता शर्मा, प्रबंधक श्री अरविंद महेश्वरी जी, जिला पंचायत सदस्य ओमवीर सिंह, रवि शर्मा जी, रामनिवास शर्मा जी, भाई चेतन चौहान, सीताराम परमार साहब, श्री गजेंद्र शर्मा जी, मेरे दल और दूसरे दल के सभी सम्मानित नेतागण, अभिभावकगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, यह चौथी बार करने का अवसर मिला है, जहां पर अमलखेड़ा में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। भविष्य के गर्त में क्या छिपा रहता है ये इंसान को नहीं पता होता है। 1972 में और 1973 में मध्य प्रदेश में मैंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का पूरे दिन 3 दिन जो शिविर था उसमें रहने का मौका मिला, कार सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और आचार्य जी को सुनने का अवसर मिला। मैं 2 और महापुरुषों का इस नाम कोट कराऊंगा कि उसी समकालीन जो विद्यासागर महाराज जी हैं, जैन धर्म के बहुत ही महान तपस्वी, उनका व्याख्यान, और आचार्य रजनीश को आप विवाद में भले मानते हो, लेकिन उनका ये बचपन से मेरा शौक था, ये भूख थी कि महापुरुषों के प्रवचन। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको देखा, उनके व्याख्यान सुनने का, प्रवचन सुनने का मौका मिला और उनकी मृत्यु के पश्चात 1996 में जो कितने कुंडली महायज्ञ हुआ था उसमें कई बार आने का मौका मिला, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आने का मौका मिला। मैं आज अपना उद्बोधन केवल शिक्षा तक सीमित रखने का प्रयास करूंगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन किसी का जीवन बदल सकता है। मैं छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा, 20-25 मिनट अगर आप मुझे दे देंगे या आधा घंटा दे देंगे तो हो सकता है कि 30-35 साल तुम्हारे बड़े आराम से कटे। तो मैं अपने आप आज एजुकेशन पर, मैं जब आया था यहाँ कुछ नाट्य ड्रामा नाटक चल रहा था, यकीन मानो वो जो लड़का मुख्य किरदार कर रहा था वो फिल्म इंडस्ट्रीज के किसी भी अच्छे कलाकार से कम नहीं है। मैं उसको पूरे नाटक के दौरान उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, डायलॉग में कहीं अटका नहीं, पीछे से कहीं सपोर्ट नहीं हो रहा था। और जो फिल्मों में बच्चों 3 मिनट का गाना होता है ना, वो कई बार 3 महीने में शूट होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट रिले हो रहा था, इसका रीटेक नहीं हो रहा था। वो गलती करता तो पूरी ऑडियंस देखती। ऐसा नहीं है कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज में ये शाहरुख खान और सलमान खान या आमिर खान या बाकी लोग हैं, यही सब बेस्ट एक्टर हैं, या भारत की जो 11 खिलाड़ी हैं वो बेस्ट क्रिकेटर है। यहाँ खेतों में बहुत अच्छे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उनको अवसर मिले तो वो भी IPL में धूम मचा सकते हैं। तो बहुत अच्छे बच्चे थे, वो बच्चा चाहे तो मेरी बात मानते हुए पंजाब मेल में बैठ के मुंबई भाग सकता है, उसका भविष्य ठीक है। तो ही इज़ वेरी गुड एक्टर। और जिस दौरान ये सब नाट्य प्रतियोगिता हो रही थी, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि जो सर्वांगीण बच्चा एक मल्टी वो होता है टैलेंटेड, उसको कॉलेज में हर चीज़ में रगड़ा जाता है, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, लिटरेचर में। तो मैं मैडम को बता रहा था कि मुझे कई बार ड्रेस बदलनी पड़ती थी, एक ही नाटक में 2 रोल कर देता था, एक रोल कर दिया, दूसरा बाद में आने वाला तो भाग के ग्रीन रूम में जाके कपड़े बदलता था। लेकिन आज जो हमारे इस बैकवर्ड इलाके की लड़कियों ने जो प्रदर्शन किया नारी सशक्तिकरण का, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। मैं विधायक जी से कह रहा था कि मैं सेल्यूकस का रोल करता था और मुख्य रोल अलेक्जेंडर का था, सिकंदर का। उसकी गर्लफ्रेंड रुखसाना के रोल करने के लिए मेरे पूरे डिग्री कॉलेज में एक भी लड़की तैयार नहीं थी। और इसके अलावा भारत माता बनाने के लिए कोई भी लड़की भारत माता बनने के लिए तैयार नहीं थी। तो एक लड़का लड़कियों जैसा लग रहा था, उससे हमने ये काम कराया था।
फिर मैं बैडमिंटन और लॉन टेनिस खेलता था, तो उसमें टेबल टेनिस तो मिक्स डबल के लिए एक महिला जरूरी है। तो हम सिंगल जीत जाते थे, डबल में 2 लड़के जीत जाते थे, खेल लेते थे, लेकिन मिक्स डबल के लिए एक लड़की की जरूरत थी। पूरे कॉलेज से एक लड़की रैकेट पकड़ने को तैयार नहीं थी। मुझे पता था कि उनको खेलना नहीं आता है, लेकिन सर्विस तो करनी पड़ेगी, और सर्विस चाहे वो फेल हो जाए। आज मैंने ये भी देखा कि अभी एक लड़की अपने उस्मानपुर से यहाँ तक मैंने उसको मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा, और अपनी माँ को बैठे हुए। नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि पहली फिल्म जो बनी राजा हरिश्चंद्र, उसकी धार्मिक फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती मेरे ख्याल से था, उनके रोल करने के लिए हिंदुस्तान की कोई लड़की तैयार नहीं थी। तो उसका डायरेक्टर कुछ कोठों पर गया, बाईजियों से मिला, तो बाईजियों ने कहा हम कोठे वाली जरूर हैं, लेकिन फिल्मों में काम नहीं करेंगे। आज सम्राट घर के लोग अपनी बच्चियों को फिल्मों में और सीरियल में ला रहे हैं। यही नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो वही बच्चियां आज यहाँ पर भांगड़ा भी कर रही थी, कथक भी कर रही थी, भरतनाट्यम भी कर रही थी। तो गरबा के गीत भी उन्होंने गाए, तो राजस्थान के घूमर के भी गाए, तो ब्रैंड में गीत भी गाए। इससे ज़्यादा और प्रोग्रेस क्या हो सकती है? गुलाम देश 70 साल में इतनी जल्दी प्रोग्रेस करे। मैं बधाई देना चाहूँगा उनके टीचर्स का और मैनेजमेंट का कि बच्चों के बहुमुखी विकास करने के लिए ऑल द वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स डे के दल गाई। हमेशा काम काम काम, और इन चीज़ों में जो भाग नहीं लेते हैं वो कभी आगे। तो मेरे को बचपन याद आता था, मैं कह रहा था कि मैं ऐसी कोई MLA आते थे, MP आते थे, मंत्री आते थे, और हमें पूरे दिन यही करना होता था। तो बचपन लौट आए पॉलिटिक्स में, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती को बारिश का पानी। तो लौटा ना थोड़ी देर के लिए बचपन लौटा। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप ये सब कर रहे हैं तो किसी को इनाम नहीं देंगे। ऐसे ही मैं अपने प्राइमरी के टीचर्स का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अंताक्षरी प्रतियोगिता में किसी मंत्री को आना था और चीफ गेस्ट होना था, बड़ा कॉम्पिटिशन था, तो एक अक्षर पर मेरे को 20-20, 25-25 चौपाई बैठा थी। तो मैं ब्लॉक जीता, तहसील जीता, जिला जीता। जीतने के बाद इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली टिक्की मिली। मैं आज इस बात को स्वीकार करता हूँ, 100 बार भाषणों में कह चुका हूँ कि उस साबुन की छोटी वाली टिक्की से मैं आज तक महक रहा हूँ। उससे अच्छी खुशबू मुझे आता है। उसके बाद दुनिया के बेहतरीन साबुन, चाहे वो कैमे हो, लेवेंडर हो, मैक्स फैक्टर हो, मैंने सब लगा डाले। बट वो इनाम के तौर पर जो साबुन की छोटी टिक्की थी, उसने स्टेज का फोबिया 9 साल की उम्र में दूर कर दिया था। माइक का फोबिया जो डर होता है वो दूर कर दिया था। पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया। तो मैं जब लोकसभा का चुनाव आपके बीच में लड़ने आया, हार जीत जो भी रही हो, लेकिन भाषण में कोई कमी कभी नहीं रही है, और पैरों में कपकपाहट और डर कभी नहीं रहा, जिसके पीछे वो साबुन की टिक्की है। तो आज भी बच्चों को जो इनाम मिलेगा, ये निश्चित तौर से, या जिन लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, यही उनको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। मैं एजुकेशन पर ये बात कहना चाह रहा था, एक गलती हुई हमारे हुक्मरानों से। लम्हों ने पता की और सदियों में सजा पाई, और सदियां भी सजा पाई नहीं। एक पता नहीं कौन प्रधानमंत्री थे, जानता तो हूँ लेकिन नाम नहीं लेना चाह रहा, कौन से शिक्षा मंत्री थे, या उस जमाने का कौन सा शिक्षा सचिव था, कौन शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने हमारी पूरी देहात के साथ, बेटा मैं कारण और निवारण दोनों पे बोलूँगा। नेताओं की आदत है गरीबी का वर्णन करते हैं, आदमी रो जाए, लेकिन गरीबी निवारण के बारे में बात नहीं करते। तो पहले मैं रोना रोऊंगा, फिर उसके बाद उसके उपाय भी बताऊंगा। रोना ये रो रहे हैं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, समान शिक्षा हो जाती, कॉमन एजुकेशन। राष्ट्रपति का लड़का या नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का, दिल्ली के कमिश्नर का लड़का और होमगार्ड का लड़का और नगर सेठ का लड़का और रिक्शा चलाने वाले का लड़का एक ही प्रकार का सिलेबस अगर पढ़ते तो यहाँ नीचे बैठे हुए बच्चों के माँ बाप भी पहुंचे IAS IPS हो गया। इस दौरान गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया। दुर्भाग्य ये देखो कि यह भागा देश है जिसमें एजुकेशन के कई वो स्टैंडर्ड बन गए। जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण हुआ है, ये 22 के लोगों, आप अपने मोबाइल पर अभी
दबा करके ऑनलाइन आकर के अपने बच्चे का ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि भूमंडलीकरण हो गया है। तो दुनिया में बेहतरीन जो कॉलेज विश्वविद्यालय हैं उसमें भारत का पिछले पार्लियामेंट में कहा गया, हमारे शिक्षा मंत्री ने बड़े गौरव के साथ कहा हम 70वें नंबर पर आ गए। हमने प्रोग्रेस की है मोदी जी के ज़माने में, वरना हम 300 पर थे। वो देश जो नंबर 1 पर दुनिया में था, आजकल 70 नंबर आने पर हम लोगों ने मेजर दबा करके अपने मंत्री का स्वागत किया। वो देश जहाँ नालंदा था, जहाँ तक्षशिला थी, बच्चों की जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जिस साल नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी जला रहा था, उसी साल ये गोरे लोग ऑक्सफोर्ड की नींव खोद रहे थे। अब सोच लो यूरोप हमसे कितना पीछे था कि जब हम वर्षों तक से चला और नालंदा और हमारे चंद्रगुप्त वो आचार्य चाणक्य जी जो प्रोफेसर थे, पढ़ाने के बाद वर्षों पढ़ाने के बाद जिस साल हम जलाए जा रहे थे, गोरे उस साल नींव खोद रहे थे। हमारा 7 मंजिल का पुस्तकालय था, 3 साल तक आग लगी रही। किसी देश को खत्म करना है तो उसके साहित्य को खत्म कर दो, जो ये खैबर दर्रे से आने वाले लोगों ने बख्तियार खिलजी वगैरह ने जो किया। तो डिबेट थोड़ी हो रही है बच्चों, वो पहला स्टैंडर्ड है। इसके बाद भारत का पहला स्टैंडर्ड है देहरादून का दून स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का संध्या स्कूल, नैनीताल का शेर हो। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं पीटर्स, पैट्रिक, चार्ल्स, जॉर्जिस, जीडी ओइनका, डीपीएस आदि आदि। चौथे नंबर पे मैं आपको रखूं या ना रखूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगरा के एंड्रूज है, स्टीफन्स हैं, आगरा पब्लिक स्कूल है, होली पब्लिक स्कूल है, ये चौथे नंबर पे आते हैं। फिर इनके नीचे एक और आते हैं जो नीली लाल टाई लगा करके बसें भेज करके अधकची अंग्रेजी को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद कौन से आते हैं, जो कि मेरी सरकार है इसलिए खुल के नहीं कहना चाह रहा हूँ, आपसे बेहतर कौन जानता है, तो जैसे भी स्कूल है जहाँ पढ़ाई के अलावा सब काम होता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ड्रेस कोड से सुधार करके, बायोमेट्रिक से हाजिरी करके, और कौन सा ये ऐप आ गया प्रेरणा जी, उसके बाद बेसिक्स एजुकेशन को सुधारने का काम हमारे जानदार और शानदार और ईमानदार मुख्यमंत्री ने करने का काम किया है। तो जो गार्जियन यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ कितना बुरा इनको प्रधानों ने किया कि हमको कक्षा 6 में 11 साल की उम्र में पहली बार अंग्रेजी से मुलाकात कराई, और जो पहला बैच 1947 में IAS का निकला उसमें अंग्रेजी का प्रश्न अनिवार्य था, उसमें जनरल नॉलेज का प्रश्न अनिवार्य था। जब अंग्रेजी और जीके अनिवार्य थी तो मैं देहात में कभी भी, विधायकी के देहात में कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड और शुरू करके बात नहीं करता हूँ। देहात में रहने वाला प्रति व्यक्ति पिछड़ा है, क्योंकि वो पिछड़ी एजुकेशन को पा रहा है, वो नंबर 2 की एजुकेशन की लिए पा रहा है। इसलिए यहाँ SC/BC का कोई सवाल नहीं है, देहात पूरा पिछड़ा रहा। तो जब मैं चीफ गेस्ट होकर यहाँ आया हूँ, अभी मैं पीटर्स में था और एक दिन पैट्रिक्स में था, 1844 का पीटर्स है। इसका मतलब 1844 में पीटर्स में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो अंग्रेजी पढ़ रहे थे, और वहीं पर ये जो अपने लोग दिनू बांधू चौकड़ा नया बात पता थोड़ा कर दो, या उधर हुआ गड़ा या बगल में नवलिया गढ़ी या वो धंधुपुरा है, वो कक्षा 6 में अंग्रेजी को पढ़ रहे थे। वो लोग कितने साल का अंतर है, या 7 साल का अंतर पड़ गया। 7 साल पीछे हमको अंग्रेजी पढ़ाई गई। मैं अंग्रेजी का पक्षधर नहीं हूँ, या तो लोहिया सफल हो जाते, अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, संचोपने नारे होके रह गए पिछले 500 साल। अंग्रेजी का साइन बोर्ड सोशलिस्टों ने पोता, तो अपने लोगों को याद होगा। लॉर्ड मैकाले को जब भगाया था तो उसकी अंग्रेजी को भी बंगाल की खाड़ी में डुबो देते, और ऐसे डुबोते कभी ना निकलती, क्योंकि बिना अंग्रेजी के रूस ने उन्नति की है। बिना एक शब्द अंग्रेजी के जर्मनी ने, जापान ने, कोरिया ने, चाइना ने एक शब्द थैंक यू शब्द भी नहीं बोलते, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। लेकिन यहाँ अंग्रेजी आती रही और अंग्रेजी नहीं आ पाई, यहाँ इंडिया आगे बढ़ता गया और भारत पीछे। अब भारत गांवों का देश था, भारत देहात का देश था, भारत किसानों का देश था, जिसको अंग्रेजी 11 साल की उम्र में पढ़ाई गई। और दूसरा काम क्या किया गया कि जनरल नॉलेज हमारे सिलेबस में ही नहीं आपने रखी कभी, ये तो गलत बात है। और जनरल नॉलेज का प्रश्न अनिवार्य था। जब मैंने MSc कर ली 20.5 साल की उम्र में, मैंने कहा चलो नौकरी करते हैं, तो PCS का जगह निकली, एक हाथ में मेरे PCS का भार और उसमें लिखा जीके अनिवार्य। जीके तो जानते थे जीके, लेकिन हमारे किसी सिलेबस में नहीं थी, ना प्राइमरी में, ना मिडिल में, ना हाई स्कूल में, ना इंटर में, ना BSc में, ना MSc में। अब मैं जाकर खन्ना वर्मा की, बच्चों अब यहाँ से ध्यान से सुनो, खन्ना वर्मा की उपकार प्रकाशन की किताब लेके आया और उसको मैंने पढ़ा। तो पहला पेज एब्रीविएशन का है,
वो अल्फाबेट से शुरू होता है। एक एमएससी पास लड़का अपने पीसीएस की तैयारी के लिए जीके की एबीसीडी पढ़ रहा है, ए ऑक्सिलरी एयरफोर्स। अगले दिन मैं पढ़ रहा हूँ नदी कौन सी लंबी है, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, मुद्रा क्या है, राजधानी क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, कैबिनेट क्या है, आदि आदि। ये बेईमानी नहीं है। और मेरा उन लड़कों के साथ कंपटीशन जिनके यहाँ द हिंदू अखबार आता है, जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, प्रगत दूसरा पढ़ते हैं, कंपटीशन मास्टर पढ़ रहे हैं, कंपटीशन सत्य न्यूज पढ़ रहे हैं, टेलीविजन की न्यूज को सुन रहे हैं, माँ बाप अंग्रेजी में वार्तालाप कर रहे हैं। इसलिए हमारा कोई भविष्य नहीं है। अगर भविष्य है तो आज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि यहाँ पर आए हुए लोग क्रीमी लेयर के लोग हैं, वो किसी भी जात के हों, जो अपने अपनी पप्पू को छोड़ के समाज के लिए आए हैं। या ये बच्चे बता रहे हैं, आप में से किसी के घर में आईएएस है, आईपीएस है, आपके यहाँ कोई फौज में कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल है, हाईकोर्ट का जज है, तो क्या सारे मंदबुद्धि बच्चे मेरे अर्थात्म में पैदा होते हैं? मैं इस बात को देखो, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि सातों जातियों के गार्जियन यहाँ पर हैं और सातों जातियों के बच्चे हैं, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या किसी के घर में आईएएस, आईपीएस है, क्या किसी के घर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, क्या किसी के घर में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या है, या IITians हैं। अब हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम मत ले देना इस टाइप के। हाँ, ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे, लेखपाल होंगे, प्राइमरी के टीचर होंगे, मास्टर होंगे, माली होंगे, ये सब होंगे। अब ये पूछूंगा तो भर जाएगा, हाथ उठ जाएंगे। अब आप इससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दूं कि 1962 का ये कॉलेज है, इसके बावजूद एक भी सिविल सर्विस नहीं निकल पा रही है। क्यों नहीं? आपकी भी बाइसी है तो ये तो इनों का भी बहुत बड़ा डर है, लेकिन एक आईएएस के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्यों? जौन सी प्रकार की आप शिक्षा ले रहे हो, उस शिक्षा से अगर निकल रहा होता तो तीसरा बैच आ चुका होता, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हो चुका होता, उसका नाती अब चीफ सेक्रेटरी, लड़का चीफ सेक्रेटरी बनने लगा। इसलिए आज कान खोल के सुनो, कार्यक्रम बहुत होते हैं, मंच माला, माइक, शॉल, साफा, मुकुट बहुत होते हैं। कार्यक्रम वो होना चाहिए जो किसी की जिंदगी में, जब मैं बदलाव ला रहा था तभी लाइट गई, चलो तो कार्यक्रम होना चाहिए। आज एक भी बच्चे में पढ़ने के प्रति अगर रुचि पैदा हो गई और आपको पढ़ाने में रुचि पैदा हो गई, मेरा आना सफल हो गया। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो याद रखना बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में केवल एक काम है जिसमें अपनी हैसियत को मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो है अपने बच्चों की गुड क्वालिटी एजुकेशन। अब आपने मेरे शब्दों पर ध्यान दो। ये रोहनलाल चतुर्वेदी को और केपी सिंह जी को और मुल्तान सिंह जी को कहना चाहिए था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं नहीं कहूँगा अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो आज के इस 21वीं शताब्दी में 2019 में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, उसको मुर्गा बनाना चाहिए और उस पर 4 ईंटें रखनी चाहिए। वो अपना नुकसान कर रहा है, पूरे देश का नुकसान कर रहा है और समाज का नुकसान कर रहा है। गरीबी को भी मैं गरीबों को भी माफ नहीं करने वाला, क्योंकि फ्री की एजुकेशन हो रही है, स्टैंडर्ड डाउन होगा, लेकिन स्कूलिंग है, मिड डे मील है, जूते हैं, मोजे हैं, कपड़े हैं, डिजाइनर कपड़े हैं, स्वेटर है और उसके साथ बैग भी है और स्कॉलरशिप भी है। इसलिए ये बहाना मत बना देना। और जिस गांव में हम और चौहान साहब आप लोग 8 बजे के बाद जाते हैं, 70% लोग दारू पी हुए लोगों को मिलते हैं और पौवा कितने का आता है अपने आप अंदाजा है। 1 रुपये का मसाला सबसे सड़ियल वाला आता है, जो खाता है वो दिन में 10 से कम नहीं खाता है, जो नहीं खाता वो नहीं खाता है। 10 मसाले का मतलब है 300 रुपये महीने। क्या आपकी विद्यालय की फीस इससे ज़्यादा है? क्या नहीं है, इससे ज़्यादा फीस। आपकी पढ़ाने के प्रति रुचि नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ 50 बीघे जमीन, आप खुल के बातें हो जाए, भले ये टेप हो रहा हो, 50 बीघे जमीन वाला उतना मालदार नहीं है जितना लेखपाल मालदार है। 100 बीघे जमीन वाला उतना मालदार नहीं है जितना जेई है। और 200 बीघे जमीन और 500 बीघे में मैं ज़्यादा बशर्ते एक शर्त लगाऊंगा, बशर्ते वो बेईमान है। मुझे तो ईमानदार मिलते नहीं, आपको मिले तो मुझे चिट्ठी जरूर लिख देना कि आपको ईमानदार लोग मिलते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि खेती घाटे की है। खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक अपने खेत में काम करने के अपने 200 रुपये भी जोड़ोगे तो आप घाटे का काम कर रहे हो। करते क्यों हो? विकल्प नहीं है। मैं आपके पास विकल्प लेकर के आया। और चाहे मायावती जी हो, मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश हो या हमारे महाराज जी हो, इन सरकारी कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह जरूर मिलती है, चाहे आंधी से आए, बरसात आए, तूफान आए। आपकी खेती आपकी तब है जब ओलावृष्टि से बच जाए, अतिवृष्टि से बच जाए, अनावृष्टि से बच जाए, सूखे से बच जाए, बाढ़ से बच जाए, जंगली उनसे बच जाए और इन गायों से बच जाए, तब जाकर के खेत की फसल आती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आज के बाद परिवर्तन आना चाहिए।
पढ़ाई के बाद आपको दुनिया में मैंने कहा ना, कोई काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, हैसियत से बल्कि इसमें हैसियत बता दो आबाद हो जाओगे। 3 फार्मूले लेकर के मैं आया हूँ। देहात में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। मैंने आज तक इस एकमातपुर के किसी भी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे या किसी पंचायत घर में बच्चों को जनरल नॉलेज पर डिस्कस करते हुए नहीं देखा है। मैंने ग्रुप डिस्कशन नहीं देखा है, मैंने ग्रुप प्लानिंग करते नहीं देखा, मैंने बड़े बच्चे को छोटे बच्चे को पढ़ाते हुए नहीं देखा। मैंने कहा ना मैं अंग्रेजी का अभी बोलूँगा। तो आपको पहला फार्मूला है, चाहे जहाँ पे भी अच्छी एजुकेशन हो आप वहाँ जाइएगा। शहर में चाहे 50 गज का प्लॉट लो, चाहे मलिन बस्ती में रहो, चाहे पीढ़ी बगिया पे रहो, खानदान के सब बच्चे भेजो, बड़े बूढ़ों को भेजो, गेहूँ दाल चावल भेजो। 12 साल बाद तुम्हारा अपना DIUS यहाँ पे होगा। यहाँ के जिले की पोस्टिंग वाले DIUS को बुलाने की जरूरत है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा अपना खुद का निकला हुआ बच्चा कोई जिला विद्यालय निरीक्षक तुम्हारा मुख्याधिकारी होगा। दूसरा फार्मूला मेरा यह है कि 5 साल का बच्चा वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक समान दिल दिमाग फेफड़े को लेकर पैदा होते हैं। बाद में गधे घोड़े और खच्चर स्कूल के स्टैंडर्ड और घर के वातावरण से बनते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब 5 साल का बच्चा हो जाए तो उसकी 2 ट्यूशन आप लगाएंगे। आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाओ, बहुत अच्छा पढ़ाओ, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है कि 2 विषय पे आपको ट्यूशन लगानी है। एक गणित की लगानी है, एक अंग्रेजी की लगानी है। अगर 1000 रुपये में गणित का ट्यूटर मिल रहा है और 1000 में अंग्रेजी का मिल रहा है तो 2000 रुपये महीने गरीब लोग, महागरीब लोग मुझे माफ करेंगे, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। 2000 रुपये महीने, साल में 24,000 और 12 साल में 2,88,000 का केवल खर्चा है। अगर 3 लाख रुपए आपने अपने बच्चे की गणित और अंग्रेजी ठीक करने में कर दी तो जिसकी माफ करना मैं पढ़ा लिखा काम कर लूँ, जिसका गणित अच्छा है उसकी फिजिक्स ऑटोमेटिक अच्छी है, फिर केमिस्ट्री बहन जी पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। ऐसे बच्चे IIT करेंगे और नहीं तो फिर ITI करेंगे। IIT और ITI उतना ही फर्क है जितना DG में और होमगार्ड में फर्क होगा। ये आपको करना पड़ेगा। मैं अंग्रेजी का बहुत पक्षधर नहीं हूं, लेकिन when at Rome do as Romans do, या तो सोशलिस्ट सफल हो जाते हैं, अंग्रेजी आती नहीं, आई है तो दुगनी गति से अपनाओ उसको। विकसित ये इसके अमेरिका छोड़ दो और रानी के गुलाम देशों को छोड़ दो, बाकी कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ये सारे के सारे विकसित देश, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, रूस है, कोरिया है और चाइना है, ये बिना अंग्रेजी के आई है, लेकिन हमें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अंग्रेजी में, अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है, फटाकेदार बोलते हो, शक्ल ठीक है और एक सूट पहन लो, 60,000 रुपए की, 70,000 रुपए की मार्केटिंग की नौकरी केवल अंग्रेजी बोलने से आपके बच्चे की लग जाएगी। और फटाकेदार हिंदी बोलोगे ना तो मदिया कटरा में नहीं दिए जाओगे, समझ लो ना, अगर ज्यादा साहित्यिक शब्द बोलोगे। ये सुनकर मैं क्यों कर्तव्य बेमूल हो गया। क्या आप चल पाएगा? आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं बच्चों, अब लाल रक्त की कणिकाएं चलेंगी RBC की जगह, आप WBC को श्वेत रक्त की कणिकाएं कहोगे, आप किडनी को वृक्क कहोगे, आप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को रक्त प्रसंचरण तंत्र अब चल पाएगा? क्या नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र आप कह पाओगे? क्या टिश्यू को ऊतक कह पाओगे? क्या सेल को आप कोशिका कह करके अब आप पास हो पाएंगे? मैं मजाक उड़ेगी आपकी। या आप एक्सक्रीटरी सिस्टम को, सर्जन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप जननांग तंत्र कह पाओगे? नहीं, मजाक उड़ेगी आपकी। जो कॉपी दाच रहा होगा। मैंने बहुत लंबी बात कर दी। एक बहू को फोन करना कि तुम्हारे ससुर बीमार है, जो लोग, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये नई पीढ़ी को मैं संबोधित कर रहा हूँ, मैं आपको तो ठीक कर नहीं पाया, मैं इस नई पीढ़ी को ठीक करना चाहता हूँ। एक बहू को फोन करो, तुम्हारे ससुर बीमार है, 90% मालूम क्या जवाब आएगा? नर्सरी के बच्चे की तिमाही परीक्षा है, इतवार को आऊंगी। अब बेटी को फोन करो, पिताजी बीमार है, पति से कहेगी कार लेगा, वो कहेगा कार तो गया, उसमें है वर्कशॉप में, टैक्सी लेके आ, ओला कर, अरे आप चल देंगे शनिवार को, तुम आते रहना, मैं जा रही हूँ। दोनों में गुस्सा, लड़ाई हुई, तलाक लेके जा, लाख पूरे कागज दस्तखत कर दूंगी। एट द कॉस्ट ऑफ डिवोर्स एक बेटी अपने बाप से मिलने जाएगी, और वो नर्सरी के बच्चे को। इसलिए जिनको अपना बुढ़ापा ठीक रखना है, अगर आप सड़ के नहीं मरना चाहते हैं, मेरा ये तात्पर्य है कि बुढ़ापे में अगर चारपाई पे लेटे तो बेड शोर हो जाएगा, बेड शोर हो जाएगा तो कीड़े पड़ेंगे। दुनिया की सबसे खूबसूरत नर्स से बदसूरत बेटी अच्छी होती है।
अव्वल तो बेटी बदसूरत होती नहीं है, पिता की दृष्टि से देखो। लेकिन मेरा ये डायलॉग है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत नर्स से बदसूरत बेटी, दुनिया की सबसे ट्रेंड नर्स से अनट्रेंड बेटी अच्छी होती है। क्योंकि बेटी जब बाप के पेशानी पर माथे पर हाथ रखती है, 2 डिग्री बुखार अपने आप कम हो जाता है। इसलिए आपने क्या कहा मोदी जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने एक नया शब्द दिया, बुढ़ापा बचाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अपना बुढ़ापा बचाओ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, लंबी बात कह रही, लेकिन आज के बाद पढ़ाई में परिवर्तन आना चाहिए। कुछ घंटे ज़्यादा पढ़ो। और ये वो गार्जियन है कि अगर तुम्हारे हाथ में किताब है तो कभी नहीं कहेंगे कि भैंसिया को शामिल कर दो। ये वो गार्जियन है, अगर तुम रात में पढ़ोगे तो तुम्हारी माँ दूध का गिलास लेके तुम्हारे सिरहाने पे खड़ी होगी। ये वो गार्जियन है, कभी नहीं कहेंगे आलू गुजरे चल साले तुम कहीं कलेक्टर नहीं हो रहा, आलू गुजरा। जब तुम कुछ नहीं करते हो तो भैंसिया गुस्सा नहीं करो, गोबर डालो। ये वो गार्जियन है जो अगर आपके बच्चे के हाथ में किताब है तो कभी नहीं कहेंगे कि किताब रख काम कर। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। मैं भविष्य में कभी बुढ़ापे में खांसते हुए कभी आपकी अध्यक्षता करने आऊँ तो आज के भाषण का जिक्र कोई ना कोई बच्चा जरूर करेगा कि 20 सितंबर 2019 को दिए गए आपके अपने मुँह से अपनी तारीफ कर लूँ प्रेरणादायक भाषण से मेरा जीवन में परिवर्तन आया। और आपसे निवेदन है, जरा अपनी आंटी को पूजा करो, दुकान मकान खेत मकान करो, अपने बच्चों को करो, वरना डिप्रेशन में बच्चे चला जाएंगे। एक बार आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और अपना मेरे चुनाव में जो आपने मेरी मदद की है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 370 धारा को जब हम लोग हटा रहे थे, वोटिंग हुई तो 370 एमपीओ ने 370 को हटाया। अगर मैं हार गया होता तो 369 एमपी 370 को हटाते और आगरा की मजाक जिंदगी भर होती। तो जब मोदी जी और अमित शाह राष्ट्रवाद और कश्मीर के कलंक को हटा रहे थे उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं था। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा है, पहले मैं एमपी सड़क स्कूल बिजली पानी नाली खरंजा फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट बंदूक का लाइसेंस विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन और शादी ब्याह देवी भागवत कथा रसिया जंगल का बाली के लिए पैदा होता था। अब मैं राष्ट्र के निर्माण के लिए इस बार आगरा से मुझे मेरी महान जनता ने बना के भेजा है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले क्रम में मैं विधायक जी को, माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी छवि को स्थापित करने वाले